जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर्यस एग्जाम में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों आज हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन को लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस सेशन में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप स्क्रिप्ट किए ही बिना आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। यहाँ पर मित्रों जो छा है, छा का जो उच्चारण स्थान होता है यहाँ पर इसका तालु होता है। छा का जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। और यहाँ ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। क्या होता है मित्रों? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है ना। यहाँ पर जो ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ होता है और ए का जो उच्चारण स्थान होता है एक कंठ तालु होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। यहाँ पर तुम कब आओगे इसमें उचित विराम का प्रयोग करना है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम का, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह का, ऑप्शन सी उप विराम का, ऑप्शन डी कोष्ठक का। मित्रों यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ना तो पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं, ना तो उप विराम का प्रयोग कर सकते हैं, ना तो कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में जो है प्रश्न की बात हो रही है तुम कब आओगे, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न का जो है बन रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, धड़ाक में प्रत्यय है। यहाँ पर धड़ाक शब्द है, धड़ाक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए अक, ऑप्शन बी आक, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी ओ। यहाँ पर मित्रों जो धड़ाक है, धड़ाक में सही जो इसका जो है प्रत्यय होगा, प्रत्यय को आप समझ लीजिए, प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द के अंत में लग जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय। तो यहाँ पर जो प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, आक प्रत्यय लगा हुआ है, इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर धड़ प्लस आक, धड़ प्लस आक, यहाँ पर धड़ इसका मूल शब्द हो जाएगा, इसमें आक प्रत्यय लग जाने से धड़ाक हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? यहाँ पर ऑप्शन ए विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ऑप्शन बी अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ऑप्शन सी वह पुस्तक राम की थी, ऑप्शन डी जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ये जो है आपका मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है दोस्तों? मिश्र वाक्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संकर शब्द का अर्थ है। यहाँ पर दोस्तों संकर शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी शब्द, ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। यहाँ पर दोस्तों जो तत्सम शब्द होता है, संस्कृत का जो मूल शब्द होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, या कह सकते हैं संस्कृत में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं सभी तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से बचे हुए शब्दों का जो प्रयोग हिंदी में किया जाता है, या कह सकते हैं हिंदी में प्रयोग किए गए शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द क्या भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो क्या होता है दोस्तों? ये संकर शब्द होता है। क्या होता है? संकर शब्द होता है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है ना। ये रेलगाड़ी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना, एक हिंदी और, ठीक है ना। यहाँ पर रेलगाड़ी जो है क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर दिया गया है रेलगाड़ी, ठीक है ना। रेलगाड़ी
दो भाषाओं से मिलकर बना है। बैलगाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बना है। ये सब जो है दोस्तों ये संकर शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? ये सब संकर शब्द हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द कैसा होता है? वो संकर शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो है योग रूढ़ शब्द चुनना है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी दूध वाला, ऑप्शन डी नैन। यहाँ पर योग रूढ़ क्या होता है? जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने परंतु किसी अन्य अर्थ का विशेषता या बोध कराए, विशेष का बोध कराए, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, चारपाई जो है एक योग रूढ़ शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चक्रपाणी जो है एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेशन में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं। वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर आपको लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों बताना चाहते हैं। जो संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के जो है 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, एक होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक ना, पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने प्रकार हो गए मित्रों? 5 प्रकार हो गए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही दोस्तों संज्ञा कहा जाता है। और ये भी प्रश्न बन जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के मित्रों 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक, ये संज्ञा के प्रकार हैं। लेकिन मित्रों यहाँ पर पूछा गया प्रश्न क्या है? लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का जो है मित्रों ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कैसा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? यहाँ पर आपको पेड़ पर पद में जो है कौन सा कारक है बताना है मित्रों। यहाँ पर जो कारक होते हैं हिंदी में, कारकों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? जो कारक होते हैं उनकी संख्या हिंदी में 8 होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कारक बताना है कि इस वाक्य में जो है कारक क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का मित्रों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, अधिकरण। क्यों? क्योंकि जो है पेड़ पर चिड़िया बैठी है। किस पर बैठी है? पर जो है। अधिकरण का जो होता है अधिकरण में पर, ठीक है ना, यानी कि जैसे चारपाई पर कोई बैठा है, ठीक है ना, तो वहां पर अधिकरण कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष है। यहाँ पर दोस्तों आपको विशेष बताना है। इस वाक्य में विशेष क्या होता है? देखिए, विशेष जो होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ठीक है ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। और विशेषण क्या होता है? विशेषण दोस्तों समझ लीजिए, विशेषण क्या होता है? विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष बताना है। क्या बताना है? विशेष। हम आपको बता दिए कि जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। यहाँ मोहन एक अच्छा लड़का है, अब यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? दोस्तों मोहन की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा? मोहन शब्द जो हो जाएगा एक विशेष हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका
ए सही होगा मोहन, ठीक है ना, क्योंकि मोहन की जो है विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो विशेष शब्द होगा मोहन हो जाएगा विशेष शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन ए मंदाकिनी सोती है, ऑप्शन बी बालिका निबंध लिख रही है, ऑप्शन सी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऑप्शन डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है वो अकर्मक क्रिया होती है। कैसे क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती हो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बालिका निबंध लिख रही है, यहाँ पर निबंध जो है इसका कर्म हो जाएगा, इसलिए जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया जो है ऑप्शन बी में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाता इस वाक्य में पहचान कीजिए। मुझसे खाया नहीं जाता इस वाक्य में कैसा कर्मवाच्य है या कर्तवाच्य है या भाववाच्य है, बताना है आपको। मित्रों जहाँ पर कर्ता की जो है प्रधानता होती है जिस वाक्य में, वहाँ पर कर्तवाच्य होता है, और जिस वाक्य में कर्म की जो है प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है। मित्रों यहाँ पर मुझसे खाया नहीं जाता इस वाक्य में कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर जो है मित्रों ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाच्य है। कैसा वाच्य है? भाववाच्य है यहाँ पर, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता यहाँ पर भाव की प्रधानता हो रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ने प्लस अन, ने प्लस अयन, न प्लस अन, नय प्लस अन। यहाँ पर मित्रों जो नयन शब्द है एक कैसी संधि है? ये आयादी संधि है। कैसी संधि है? ये आयादी संधि का रूप है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ने प्लस अन। ने प्लस अन जो है नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जगन्नाथ शब्द में संधि सही है। यहाँ पर जो है जगन्नाथ शब्द में सही संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो संधि होती हैं, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, और एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। संधि जो है 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो जगन्नाथ है इसमें आपको जो है सही संधि जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। यहाँ पर जगन्नाथ में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रतिदिन में समास बताना है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। आप यहाँ पर दोस्तों जो द्विगु समास होता है जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं, और जहाँ पर जो है पहला पद की जो है या पूर्व पद की प्रधानता हो, जिस समासिक पद में पूर्व पद की प्रधानता होती है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पर प्रतिदिन में जो समास होगा मित्रों ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जो है प्रतिदिन में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पर नीलांबर शब्द में आपको समास बताना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कर्मधारय समास, ठीक है, नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरंतन का सही विलोम शब्द है। यहाँ पर चिरंतन शब्द का सही विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी अचिंतन, ऑप्शन सी अचर, ऑप्शन डी अचेतन। यहाँ पर मित्रों जो क्वेश्चन नंबर 16 है, चिरंतन का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्ययोम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर व्ययोम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी नभ। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है पीयूष जो है व्ययोम का पर्यायवाची ना होकर यह जो है अमृत का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची शब्द है? ए अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। ये जो है पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। और अमृत के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कि सोम, सुधा, और अमी, ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत है, सोम है, सुधा है, अमी है और पीयूष। बाकी जो है यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, अंतरिक्ष है, अंबर है और नभ है, ये सभी जो हैं व्ययोम के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पीयूष है, ये पीयूष जो है व्ययोम का पर्यायवाची ना होकर ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, ऑप्शन सी स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन डी घर में बेकार बैठना। दोस्तों अंडे सेना का जो सही मुहावरा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, घर में बेकार बैठना। घर में बेकार बैठना जो है अंडे सेना का जो है मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, खंडहर का तत्सम शब्द है। यहाँ पर खंडहर का जो है सही तत्सम शब्द बताना है। खंडर, खंडघर, खंडगृह, खंडहर। यहाँ पर दोस्तों जो खंडहर है इसका जो तत्सम शब्द होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खंडगृह। खंडगृह जो है खंडहर का जो है सही तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा शब्द है आपको चूज करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी अनुगृहित, ऑप्शन सी अध्यात्म, ऑप्शन डी अधीन। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अनुगृहित है दोस्तों, अनुगृहित का जो सही रूप होगा, अनुगृहित को आप लिख सकते हैं अनुगृहित। अनुगृहित को इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर जो अनुगृहित लिखा है ये इसका गलत होगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। यहाँ पर आपको वाक्य का जो शुद्ध रूप है आपको बताना है। ऑप्शन ए बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। अब दोस्तों ये गलत होगा क्योंकि पीती हैं, बाघ जो है पुल्लिंग है और बकरी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए गलत होगा। ऑप्शन बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन सी बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन डी बाघ और बकरी पानी पीती हैं। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द है। यहाँ पर किए गए उपकारों को मानने वाला एक शब्द बताना है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कृतकार, ऑप्शन डी अज्ञ। यहाँ पर दोस्तों जो अज्ञ होता है कुछ ना जानने वाला, कुछ ना जानने वाला, कुछ ना जानने वाला क्या होता है, अज्ञ होता है। और जो कृतघ्न होता है वो जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, जो किए गए कृतघ्न क्या होता है, जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। दोस्तों जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है। मित्रों जो श्रृंगार रस है उसको रसराज कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो श्रृंगार रस है इसका जो स्थायी भाव होता है रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और हास रस का जो स्थायी भाव होता है हास होता है। दोस्तों कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न बन जाते हैं कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, या वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, या हास रस का अस्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, तीन बेर खाती सो वो तीन बेर खाती है, पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी अनियुक्ति, ऑप्शन डी यमक। यहाँ पर दोस्तों जो यमक अलंकार होता है जब कविता में एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और जो अनुप्रास अलंकार होता है जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों तीन बेर खाती सो वो तीन बेर खाती है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यमक अलंकार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, जो सुख सुजन सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर दोस्तों अलंकार बताना है। जो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में आपको कौन सा अलंकार है बताना है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा, इसका क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। दोस्तों इसके पहले तथा तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोहा कहा जाता है। दोस्तों दोहा का जस्ट उल्टा सोठा होता है। जैसे सोठे में जो है पहले तथा तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसे सोठा कहा जाता है। चौपाई क्या होता है दोस्तों, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई कहा जाता है। और दोस्तों चौपाई जो है यह एक सममात्रिक छंद भी है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है चौपाई कैसा जो है छंद है। चौपाई जो है सममात्रिक छंद है।
ठीक है। और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर रोला दिया गया है, तो जो रोला होता है ये मात्रिक समछंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपी, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आस्ट्रिक, ऑप्शन सी चीनी तिब्बती। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारोपी। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, इसका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर दोस्तों आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ऑप्शन सी हो जाएगा मोहन राकेश जी का है। किसका है? मोहन राकेश जी का जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, रामचरितमानस की रचना की गई है। यहाँ पर दोस्तों जो रामचरितमानस है इसकी रचना कौन किया था? तो रामचरितमानस जो है इसकी रचना जो है तुलसीदास ने की थी। तुलसीदास जी ने किया था। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं दोस्तों? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और रामचरितमानस की जो है भाषा कैसी है? रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी भाषा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि रामचरितमानस की कैसी भाषा है? तो रामचरितमानस की अवधी भाषा है। और रामचरितमानस को कौन लिखा है? रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? जो नमक का दरोगा है दोस्तों इस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों यहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल हैं इनकी एक रचना थी चिंतामणि। क्या थी? चिंतामणि, ठीक है ना। ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में चिंतामणि किसकी जो है रचना है? ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। जो जयशंकर प्रसाद हैं इनका एक महाकाव्य है कमायनी। कमायनी क्या है? कमायनी को जो है महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। और नमक का जो दरोगा है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कहानी है किस नाटक कहानी है मुंशी प्रेमचंद का जो है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ इस प्रैक्टिस सेशन को समाप्त करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इस प्रैक्टिस सेशन में जितने भी प्रश्न थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए थे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे